नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल द टॉप जी का पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार के सारे एग्ज़ाम जो इसी साल में होने वाले हैं, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल और बीपीएससी का जो भी पोस्ट टीचर का और बीपीएससी के थ्रू एसडीएम डीएसपी का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं टॉपिक वाइज डेली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। तो उसी कड़ी में आज का वीडियो मेरा है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, लगभग 80 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है। हाँ दोस्तों, बता दूं कि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाते रहूं उसका कालांतर में आप लोगों को वीडियो मिलते रहे मोबाइल पर। और दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग का फ़र्ज तो बनता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तो अच्छा, नहीं भी लगे तो कमेंट में मुझे सुझाव दीजिए, उसको मैं कोशिश करूँगा सुधारने का। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न से। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा सत्ता ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा। अगला देखते हैं। मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वारेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता था? बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुआ था दोस्तों, बताइए। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 में। आइए दोस्तों, अगला देखते हैं। सालबाई की संधि से किसकी समाप्ति हुई थी? सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था? बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाए? मराठों का आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, सही है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध में नेतृत्व किया था। लॉर्ड बेनेगली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किया था, उसी के समय में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये नहीं होगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। अगला देखते हैं। निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था? सालबाई की संधि से। अगला देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स से जुड़ा हुआ है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पलासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में अगला देखते हैं। 23 जून 1775 ईस्वी को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल में हुआ। ये गलत है। नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदान की हत्या युद्ध के प्रारंभ हुई थी। 23 जून को दिन मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हो गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी गलत, ऑप्शन नंबर बी। 23 जून 1775 को प्रातः ये युद्ध प्रारंभ हुआ और उसी दिन सायंकाल में अंत हो गया है, गलत है।
अगला देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग कर शाह आलम को सौंप दिया गया, यह बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है। युद्ध के हार जाने के रूप में सिराजुद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक हिस्से में एक ही किस्त में अंग्रेजों को देने के लिए सहमत हुए, यह गलत है। पलासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था। बंगाल के नवाब ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं, पलासी की लड़ाई किन किन के बीच हुई थी। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो था, नेतृत्व कर रहा था। पलासी किस नदी के किनारे स्थित है। पलासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था ये युद्ध में, किस युद्ध में, पलासी के युद्ध में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था, ये गलत है। अगला देखते हैं, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे। मीर जाफर तथा राय दुर्लभ। पलासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान में भाग निकला। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया था। किस वाहन का प्रयोग किया था, पालकी का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने पलासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था। नवीन चंद्र सेन ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था। पलासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 को स्टार्ट हुआ था। पलासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 को। अगला देखते हैं, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था। हेक्टर मुंडो। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाले अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था मेजर मुंडो या हेक्टर मुंडो। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया। शाह आलम, सिराजुद्दौला और मीर कासिम, ऑप्शन नंबर बी। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर के युद्ध को। क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था। क्लाइव ने पलासी का युद्ध जीता था। निम्नलिखित में से किस एक ने 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ी थी। मोहम्मद खां बंगस। अगला देखते हैं, बक्सर का युद्ध अंग्रेज और भारतीय शक्तियों के एक संघ के बीच हुआ था। संघ में सम्मिलित कौन थे। दिल्ली के बादशाह सिराजुद्दौला और मीर कासिम। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। बक्सर का युद्ध, जो 1764 में हुआ था। अगला देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। बक्सर का युद्ध। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, बक्सर का युद्ध। अगला देखते हैं, बक्सर के युद्ध 1764 में कौन कौन मित्र थे। अवध का नवाब, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब, ऑप्शन नंबर सी। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। मीर जाफर। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। शाह आलम द्वितीय। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे। लॉर्ड क्लाइव के समय में।
अगला देखते हैं, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित किया था? रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए? शाह आलम द्वितीय। बंगाल के बाद अंग्रेजों ने शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार किससे प्राप्त किया? अवध के नवाब से। अगला देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था? शाह आलम द्वितीय से। अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? फरवरी 1757 को। अगला देखते हैं, मीर कासिम ने अपने दरबार कलकत्ता के इस स्थान को हस्तांतरित किया था? अपने दरबार को मुंगेर को। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। जिसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी हुई थी, उस शासक का नाम क्या था? सिराजुद्दौला। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? सिराजुद्दौला की। कौन सा मुद्दा मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था? कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पूर्णतः समापन। अगला देखते हैं, बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिसके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्ताक्षरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव को। अगला देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? के.एम. पनिकर ने कहा था। अगला देखते हैं, 51 नंबर प्रश्न को, 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था? मेजर हेक्टर मुनरो। अगला देखते हैं, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? 1700 ईस्वी में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा। निम्नलिखित में से किसने इस षड्यंत्र में भाग लिया था? मीर जाफर तथा अमीन चंद। अगला देखते हैं, बंगाल के दोहरे प्रशासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को वक्त दी थी? सुतानाटी, कलिकाटा और गोविंद नगर को। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी का स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया? जेम्स ग्रांट। ऑप्शन नंबर ए। दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ था? राजस्व वसूलने का। अगला देखते हैं, फर्रुखसियार के फरमान से किसने सहूलियत पाई थी? बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में। बंगाल के किस नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया था? मीर कासिम ने। अगला देखते हैं, 60 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति में विशिष्ट था? मीर मदान। ऑप्शन नंबर सी। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों को तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवी ने। अलीवी। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सारे प्रश्न आप लोग वीडियो को बाद में स्किप कर करके देख लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी में इस वीडियो को बना रहा हूँ। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद राजा खान को। अगला देखते हैं, 63 नंबर प्रश्न को, बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स आयर। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित था? कलकत्ता में। मीर जाफर था क्या था? बंगाल का नवाब।
ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 1797 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराज उल दौला के अभियान का तत्कालिक कारण क्या था? नवाब के बिना अनुमति या उसकी जानकारी के अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में अतिरिक्त किलेबंदी किया जाना। अगला देखते हैं 67 नंबर प्रश्न, प्लासी के युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? अंग्रेजों ने बंगाल की किलाबंदी शुरू कर दी थी। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक था? कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार। अलगा देखते हैं हड़प नीति के अंतर्गत न हड़प जाने वाला राज्य था, न हड़पे जाने वाला राज्य था अवध। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था किसके शासनकाल में? डलहौजी के समय में, जिसने हड़प नीति अपनाई थी। अगला देखते हैं 80 नंबर प्रश्न को, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ भी असंगत है? जीबी मैकाले ने। अगला देखते हैं 81 नंबर प्रश्न को, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? सूतानदी, कलिकाटा, गोविंदपुर मिलकर कलकत्ता बना था। अगला देखते हैं लास्ट प्रश्न 82 नंबर, 1756 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता के किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना था? अपनी प्रभुता पर आक्रमण। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे इस चैनल पर। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं इस तरह का वीडियो जो भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलते जाए। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।